सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक सवाल से करूंगी और वो ये कि इस मुल्क में वोटर आखिर किसे कहा जाता है। पाकिस्तान में आप इस तरह कह लें वोटर की तारीफ़ क्या है, आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे एक वोटर को। चले मैं बताती हूँ जितनी मुझे समझ आई। पाकिस्तान में वोटर ऐसी मखलूक का नाम है जिसका काम सिर्फ सियासी अशराफिया को इक़्तिदार तक पहुंचाना है। उसके बाद उस मखलूक का क्या बनेगा ये कोई नहीं सोचता। वोटर इस मुल्क में वो बदकिस्मत इजाफी अफराद समझ लीजिए जिनका कोई हक नहीं कि वो इस मुल्क में एक सेहतमंद, महफूज और आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। वोटर इस मुल्क में उस ढीठ रूह को समझ लीजिए, एक ऐसी ढीठ रूह उसे कहते हैं जो हर बार वोट देती है और हर बार धोखा खाती है और अगली बार फिर खुद को वोट देने के लिए तैयार रखती है, यानी दोबारा धोखा खाने के लिए खुद को तैयार रखती है। ऐसी ढीठ रूह मुस्लिम लीग नून के कायद या पीपल्स पार्टी की क़यादत कोई भी हो, आज अगर ये लोग कायदीन कहलाते हैं तो आपने कभी सोचा कि किस वजह से? यकीनन अपने वोटर की वजह से। अगर आज इन लोगों का कोई मुकाम है तो किसकी वजह से है? यकीनी तौर पे वोटर की वजह से, जो इनको यहाँ तक लाया, अपनी आवाम की वजह से, जमहूर की वजह से। अगर मुस्लिम लीग नून 3 बार इस मुल्क की हुक्मरान जमात बनी तो किस वजह से, किसकी वजह से? अपने वोटर की वजह से। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर सिंध इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के पास है तो आपने सोचा किसकी वजह से? यकीनी तौर पर अपने वोटर की वजह से। अब मैं क्या कहूँ, ये कहती हूँ कि जी जो वोटर होता है ना, बड़ा अजीब है, अजीबो गरीब सी मखलूक है। ढीठ रूह तो मैंने कहा, अजीब मखलूक भी है। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को छत नहीं है, लेकिन इंतखाबात में पहुँच जाता है, टाइम पर पहुँच जाता है वोट देने, अपने कायद को वोट देने। अभी वोटर अजीब ही होगा, बीमार हो तो हॉस्पिटल मुयस्सर नहीं है, अगर हॉस्पिटल गलती से मिल भी जाए या किस्मत अच्छी हो तो हॉस्पिटल मिल भी जाए तो अद्वियात का फुकदान होगा, दवा नहीं मिलेगी। थाने चला जाए तो रिश्वत दे, अदालत चला जाए तो सालों अपने मुकदमे की सुनवाई का इंतज़ार करता रहे कि मेरी बारी कब आएगी। फिर इंतखाबात के दिन एंड टाइम पे पहुंच जाए अपने कायद को वोट देने के लिए, तो क्या अजीब ना हुआ? मेरे साथ मिलकर बोलिए, हाँ ये वोटर अजीबो गरीब मखलूक है, ढीठ रूह है। अच्छा, कायद इलेक्शन जीत जाए तो ये वोटर भंगड़े डाले, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये देखें। कायद इलेक्शन जीत जाए तो वोटर एंजॉय करता है, भंगड़े डालता है, अपनी खुशी का इजहार करता है कि जिसको मैंने वोट डाला, देखें वो जीत गया मेरी वोट की वजह से। बेसिकली वो अपने वोट की अहमियत बता रहा होता है भंगड़े डाल के, उस खुशी में अपने आप को बराबर का शरीक समझ रहा होता है, तभी भंगड़े डाल रहा होता है। कायद को अगर जेल हो जाती है तो उस दुख में अपने आप को बराबर का शरीक समझता है और डंडे खाता है। कायद बैरून मुल्क ईद गुजार कर वतन वापस आए तो यही वोटर बड़ा एक्साइटेड होके हार और फूल लिए उसी कायद का इस्तकबाल करता है। और कायद के अगर करीब चला जाए तो उसी कायद के गार्ड इसको मारते हैं। ये वोटर उसी कायद के गार्ड से मार खाता है। हुआ ना अजीब? और फिर इंतखाबात में पहुंच जाए उसी कायद को वोट देने के लिए। बड़ा अजीब है वोटर। कायद से लेकर उनके बच्चों तक को अपने बच्चों का हाकिम मान लेता है वोटर। कायद करप्शन में पकड़ा जाए तो जेल के बाहर खड़ा होकर उसके हक में नारे लगाता है बेचारा। गला दुखने पर आ जाए तब तक नारे ख़त्म नहीं होंगे, गला दुखता है दुखता रहे। कायद के हक में नारे नहीं ख़त्म होने चाहिए। कायद मुकदमा भुगते अगर अदालत चलाने के लिए तो उसके काफिले के साथ ये पैदल चलता है, इतना चलता है कि पैरों में छाले पड़ जाते। छाले की परवाह नहीं है, बस कायद के काफिले के साथ चलना है। वोटर का जज्बा समझिए गहराई में जाके। कायद नाअहल होकर जलसा करे अगर तो उसमें भी शिरकत करेगा ये वोटर, चाहे धूप है, मौसम जैसा भी, मौसम की सख्ती बर्दाश्त करेगा। कायद 12 साल खून चूसने के बावजूद एक नारा लगाए और वोटर अपनी जान हथेली पर रखकर हाजिर कर देता है। ऐसा ही है ना?
वोटर आ जाता है वहां पे कायद के किनारे पर। ये है वोटर की कायद से मोहब्बत। कभी कुत्ते के काटने से मर जाए, तो कभी गलत इंजेक्शन का शिकार होकर मौत के मुंह में चला जाए, कभी वडेरों के हाथों अपना खानदान गंवा दे, तो कभी अपने कायद की गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाए, कभी मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े मार दिया जाए, तो कभी रात के अंधेरे में जाली पुलिस मुकाबले का यही वोटर शिकार हो जाए। कभी तालीम के लिए तरसे, कभी रोज़गार के लिए भटके, लेकिन फिर ऐन इंतखाबात के रोज़ पहुंच जाए अपने अपने कायद को वोट देने के लिए। हुआ ना अजीब ये वोटर। और कायदीन, अब कायदीन पर आ जाते हैं। कायदीन भी कैसे अपनी नाकामी का मलबा भी उसी वोटर पर डाल दें जो पहले से ही कितने ऐसे कर्ज उतार चुका है जो उस बेचारे ने कभी लिए ही नहीं है। ये ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा टीम। गुफ्तगू सुनिए आपने ख्वाजा साहब की। अच्छा, मेरी नज़र में दुनिया का सबसे नाकाम शख्स पता है कौन है? कौन है? वो जो अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराता है, यानी अपनी गलती नहीं मानता। जो शख्स अपनी नाकामी को ऑन नहीं करता, अपनी गलती को मानता नहीं है, यकीन जानिए वो कभी भी अपनी गलती दुरुस्त नहीं कर पाता, ना अपनी नाकामी की वजूहात को ख़त्म कर सकता है। ज़ाहिरी बात है, आप गलती मानेंगे। जब आप बीमारी की तशख़ीस ही नहीं होगी तो फिर इलाज कैसे शुरू होगा? इसी तरह हमारी जो इखलाकी बीमारियां हैं, हमारी बहुत सी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, इंसान है, फरिश्ता नहीं, गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को मानेंगे। फिर अगला स्टेप होगा कि फिर आप अपनी नाकामी की वजूहात को खुद तलाश करेंगे, अकेले में बैठ के। कोई अच्छा दोस्त होगा, खैर ख्वाह होगा, आपको बताएगा। फिर आप अकेले में बैठ के सोचेंगे कि बात उसने पते की कि फ़ायदा मेरा है। फिर आप अपनी नाकामी की वजूहात को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑन ही नहीं करेंगे तो वजूहात को ख़त्म कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता। अब ये इसी की एक ज़िंदा मिसाल है। मुझे ख्वाजा आसिफ की ये बात सुनकर यकीन जानिए बहुत अफसोस हुआ। किस पर अफसोस हुआ? अपनी कौम पर, अपने मुल्क की आवाम पर अफसोस हुआ, वोट देने वालों पर, इन लोगों पर एतबार करने वालों पर। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं, मुल्क की वो बड़ी सियासी जमात जिसने 3 बार इस मुल्क पर हुकूमत की और तीनों बार इस जमात को इक़्तिदार तक किसने पहुंचाया? यकीनी तौर पे वोटर ने, अवाम ने, जमहूर ने। और इसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं कि लोग बाहर नहीं निकलते। ये छोटा जुमला नहीं है, इस जुमले की गहराई में जाइए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि लोग बाहर नहीं निकलते। ख्वाजा आसिफ का ये शिकवा कह लें लोगों से है। ख्वाजा साहब क्यों बाहर निकलें लोग? मैं आपसे आज पूछती हूँ। आप लोगों से शिकवा करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, लोग आखिर क्यों बाहर निकलें और कब तक बाहर निकलें? तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में अवाम बाहर निकलती है, लेकिन वजह क्या होती है? वजह क्या होती है? महंगाई बढ़ गई, लोग बाहर निकलते हैं। इंसाफ का कत्ल हो गया, लोग बाहर निकल कर एहतजाज करने पर आ गए। मेरिट को नज़रअंदाज किया गया, अवाम बाहर सड़कों पर आ गई। बुनियादी हुकूक आपसे छीने गए, आपको दिए नहीं गए। बुनियादी हुकूक सल्ब होने पर लोग मुजाहरे करते हैं। कोई ऐसा कानून जिसमें अवाम के मुफाद को नज़रअंदाज किया जाए तो अवाम बाहर आ जाती है। ऐसा होता है तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में। ये जमहूरी जो आप कहते हैं ना, जमहूरी, ये वो जमहूरी ममालिक जो सही मायनों में जमहूरी है, उसका बता रही हूँ आपको। पाकिस्तान में इस अवाम को क्यों बाहर निकाला गया, आज मैं आपसे पूछती हूँ, और आप जैसे जितने लोग हैं उन तमाम से पूछती हूँ। पाकिस्तान में अवाम को क्यों बाहर निकाला गया? नवाज शरीफ के मुकदमे का दिफा करना हो, अवाम को बाहर निकालो। नवाज शरीफ की अदालतों में पेशी हो, अवाम को बाहर निकालो। रियासती इदारों को, सॉरी टू से, रियासती इदारों को गालियां देनी हो, बुरा भला कहना हो, अवाम को बाहर निकालो। अपनी करप्शन बचाने के लिए अवाम को बाहर निकालो। कब अवाम बाहर नहीं निकली? नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म कैसे बने? यकीनी तौर पे अवाम की मदद से, वोटर की मदद से। जब नवाज शरीफ साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गद्दार कहते थे, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की किरदार कुशी करते थे अललान, अवाम तो उस वक्त भी नवाज शरीफ के साथ थी, उनका वोटर तो उस वक्त भी उनके साथ ही था। नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म बने, कैसे? इसी वोटर की वजह से, जिसको आज ख्वाजा साहब इल्ज़ाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ फिर तीसरी बार वज़ीर आज़म बने, कैसे? यकीनी तौर पे वोटर ने साथ दिया नवाज शरीफ का, तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। और नवाज शरीफ ने उस वोटर को क्या दिया? अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। वोटर ने तो नवाज शरीफ को वोट दे दिया,
नवाज शरीफ ने बदले में वोटर को क्या दिया, यह है सवाल। 30 साल से जायद, 3 डेकेड्स, मजाक नहीं होता, 3 दहाइयाँ, 30 साल से जायद नवाज शरीफ इस वोटर की मदद से हुकूमत करते रहे। तकरीबन 6 बार ख्वाजा आसिफ साहब को वजीर इसी वोटर ने बनाया, लेकिन ख्वाजा साहब शिकवा उसी वोटर से कर रहे हैं। शिकवा उस वोटर से उनको ये है कि ये वोटर बाहर नहीं आया, इस वोटर ने मार नहीं खाई। ख्वाजा साहब कितनी मार खिलानी है आपने मजीद इस वोटर को, और कितनी मार खाएगा ये बेचारा वोटर, ज़रा ये भी बता दीजिएगा अगली बार जब आप गुफ्तगू करें इस हवाले से। एक ही बार आप क्यों नहीं मार देते इस वोटर को, एक ही बार मार दें इसको, किस्सा ही ख़त्म कर दें। नवाज शरीफ हॉस्पिटल में थे, क्यों इकट्ठा होता कोई बंदा वहाँ पर, कोई अल्लाह का बंदा ही समझाए हमें कि अगर नवाज शरीफ हॉस्पिटल में है तो क्यों वहाँ पे कोई इकट्ठा होता। नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे तो क्या दे दिया अपने वोटर को, जो बेचारा वो वोटर हॉस्पिटल में लेने पहुँच जाता। 30,000 अरब से ज़ायद का कर्जा चढ़ाकर नवाज शरीफ साहब को याद आया कि वोट को इज्जत भी देनी चाहिए। वोट को इज्जत देने के पीछे उन्होंने इदारों को ब्लैकमेल किया, धमकियां लगाईं, तड़ियां दी, अदलिया पर लफ्जी गोलाबारी की। उस वक्त भी नवाज शरीफ के उसी वोटर ने नवाज शरीफ का साथ दिया। लेकिन दोबारा मेरा वही सवाल, नवाज शरीफ ने वोटर को क्या दिया, वोटर को क्या मिला। आप कहते हैं मुल्क में महंगाई है तो लोग बाहर निकले थे, लोग बाहर निकले थे। आपको याद करवाती चलो, लोग तो तब भी बाहर निकले थे, लोग बाहर निकले थे मॉडल टाउन में। याद है आपको वो रात जिनको सीधी गोलियां मारकर हमेशा के लिए सुला दिया गया था। क्या दे दिया आप लोगों ने इस वोटर को, उस अवाम को, उस जमहूर को? इंसाफ दिया? नहीं। जिस वोटर से आपको शिकायत है ख्वाजा साहब, आपको एक वोटर से मिलवाती हूँ जिसका नाम था मीर हसन था। गौर कीजिए, वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तभी था, है नहीं। ये था और है बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। था, किस वजह से था, क्यों नहीं है, ज़रा गहराई में जाके सोचिएगा अगर थोड़ी सी हिस्स जिंदा है आप लोगों की। इस दुनिया में मौजूद नहीं है ये शख्स, ये तस्वीर मेरी टीम ने चलाई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कल रात इस वोटर ने खुद को आग लगा ली। अब आप सोचेंगे क्यों? आप लोग तो मसरूफ़ होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रूटीन में, वोट को इज़्ज़त मांगते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। आप ये बताइए कि आपने सोचा कि क्यों? क्योंकि वो बेरोज़गार था, महंगाई से तंग था और उसके बच्चों ने सख्त सर्दी की वजह से मीर हसन से गर्म कपड़ों की फरमाइश की थी। बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने की उसमें सक्कत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना बेहतर समझा। क्या करे ये वोटर आप लोगों की इज्जतें बचाने के लिए? आज मैं आपसे पूछती हूँ, और कितनी कुर्बानी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, कितने की तवक्को है? पिछले 5 साल के दौरान सिर्फ सिंध की अगर बात कर लें, 1300 से ज़ायद लोगों ने मीर हसन की तरह ही अपनी ज़िंदगी के चिराग को अपने ही हाथों से बुझा दी। बड़ा मुश्किल होता है, सोचें कि वो आखिरी लम्हा क्या होता होगा जब इंसान कहता होगा चलो खुदकुशी कर लूँ। इनमें से कई सौ अफराद की खुदकुशियों की वजह बेरोज़गारी, गुर्बत और डिप्रेशन था। आप कहते हैं नवाज शरीफ ने बहुत मारें खाई हैं, आप कहते हैं कि जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आप इसी वोटर से, अवाम से तकाजा करते हैं कि आपका साथ दें, आपके लिए सड़कों पर निकलें, आपके लिए मारें खाएं, और फिर क्या? एक लफ्ज़ में बताऊंगी, फिर मर जाएं। क्योंकि इस मुल्क में मुझे आप वो सूबा बता दें, वो शहर बता दें, कोई एक, या कोई एक इलाका बता दें जिसके अवाम आपके किसी एक दौरे हुकूमत में आपसे खुश हों या सेटिस्फाइड हों, मुतमईन हों। आप कहते हैं लोग बाहर निकलें, लोग अब किस लिए बाहर निकलें? लोग थक गए हैं ख्वाजा साहब, थक चुके हैं। मैं आपको बता रही हूँ, लोग मारे खाकर, डंडे खाकर, एहतजाज करके, भंगड़े डाल के थक गए हैं। आदी बना दिया आप लोगों ने इस अवाम को गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसने का। आपके मसाइल में और अवाम के मसाइल में यकीन जानिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ आज लंदन के शॉपिंग मॉल्स में प्लेटलेट्स ढूंढ रहे हैं और यहाँ एक आम आदमी को कुत्ता काटने की दवा तक मुयस्सर नहीं। डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ के लिए लंदन में अच्छा डॉक्टर तलाश कर रहे हैं, एक डॉक्टर खुद एक अच्छा डॉक्टर तलाश कर रहे हैं और यहाँ एक आम आदमी को इलाज के लिए कोई डॉक्टर अदनान भी मुयस्सर नहीं। आप ज़मीनी हक़ाइक़ तो जानने की कोशिश करें ज़रा। कब तक आप लोग इसी अवाम से कुर्बानी मांगते चले जाएंगे? बेहिसी की हद है ना, ये खुदगर्जी की हद है। आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए,
आप समेत पूरी मुस्लिम लीग नून को माफ़ी मांगनी चाहिए। किस किस से? अब आप सोचेंगे किस किस से माफ़ी मांगे? अवाम से माफ़ी मांगे, अदालतों से, फौज से। आप लोगों ने जो बयानिया इंतखाबात में बेचा, खुद आप लोगों ने ही उसे पार्लियामेंट में ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि खुद को झूठा साबित किया। कौन नहीं जानता कि नवाज शरीफ का बयानिया जिसका नाम था वोट को इज्जत दो, किसके खिलाफ था? वो अवाम के हक में नहीं था, लेकिन इदारों के खिलाफ ज़रूर था, फौज के खिलाफ ज़रूर था, अदलिया के खिलाफ ज़रूर था। पूरी इंतखाबी मुहिम आपके कायद ने इदारों को बदनाम करने और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगा दी, गुजार दी। लेकिन जब जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो खामोशी से बाहर निकल लिए। और अब ना कोई खलाई मखलूक है, ना कोई सिलेक्टर है, ना कोई साजिश है, ना कोई साजिशी है। किसी एक नज़रिए पर आप लोग टिकते नहीं हैं, किसी एक नज़रिए पर आप लोग स्टैंड नहीं करते, किसी एक नज़रिए पर आप लोग मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखा सकते और शिकायत करते हैं बेचारी आवाम से, शिकायत करते हैं अपने ही वोटर से जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया इखलाकी तौर पर। अब आपका इखलाकी तौर पर भी हक नहीं है कि आप अपने वोटर से शिकायत करें। 5 साल बाद हुक्मरान जब अपने अवाम के दरमियान जाता है तो अपनी कारकर्दगी लेकर जाता है, परफॉर्मेंस लेकर जाता है, लेकिन नवाज शरीफ आवाम के दरमियान गए तो उनके पास क्या था, ये ज़रा देखिए। ये थी वोट को इज्जत दो की मुहिम, जिसमें ना वोट का जिक्र था ना वोटर का। इसका मकसद था फौज को गाली दो, अदालत पर हमला करो, रियासत के खिलाफ बगावत करो। और इस नज़रिए पर भी नून लीग के ताहयात कायद ज़्यादा देर कायम नहीं रह सके। और कैसे रह सकते थे? उनकी इस तमाम तर मुहिम का मकसद क्या था? यकीनन एक लफ्ज़, फ़रार, अपने मुकदमात से फ़रार। वो एक बार फिर फ़रार हो गए और मरियम नवाज़ बार बार अदालतों के चक्कर काट रही हैं ताकि वो भी बाहर जा सकें, फ़रार हो सकें। वो क़यादत जो फ़ौज और अदालतों को गालियाँ निकालती रही, वो एक बार फिर बाहर बैठी है। तो ये जो कारकुनान है, मेरा छोटा सा सवाल है, कारकुनान ये कालक अब क्या अपने मुँह पर मलें? उस मुहिम का नतीजा क्या निकला? सिर्फ इतना कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल में था या जेल में, 100 बंदे उससे ज़ारे एकजहती के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। ये मुहिम नवाज शरीफ को ही भारी पड़ गई ना, और नवाज शरीफ बाहर निकल लिए। और मुल्क की इस बड़ी जमहूरी सियासी जमात का बहाल देखें ज़रा, यहाँ फैसला कैसे होता है देखें आपने। ये वो लोग हैं जो ख़ुद को इस मुल्क का सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद कहते हैं। इनकी हैसियत इनकी अपनी जमात में सिर्फ इतनी है कि इनको बुलाकर बताया जाता है कि पार्टी पॉलिसी ये है और ऐसे करना है। ये इनकी सियासी जमात की फ़ैसला साजी का तरीका है कि मियाँ साहब ने जो कह दिया बस कह दिया। मियाँ साहब ने इंतखाबात से पहले कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम करनी है। चौधरी निसार ने समझाया कि अपने ज़ाती मुकदमात में जमात को मत घसीटें, इसका नुकसान होगा आपको। चौधरी निसार को बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। जब मुस्लिम लीग नून के सीनियर अफराद ने चौधरी निसार का हाल देखा तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खुद ही किनारा कशी इख्तियार करते चले गए। जो लोग साथ थे, जो लोग उस साजिशी मुहिम का हिस्सा बने, आज वो मियाँ साहब के फैसले पर एतराज़ करें कि मियाँ साहब आप हमें फंसा कर चलते बने। पूरे इंतखाबात के मौसम में हमने आपके कहने पर गला फाड़ फाड़ कर फौज के खिलाफ बोला, रियासत के खिलाफ बोला, अदलिया के खिलाफ बोला, और इसी जुर्म में कई जेल गए, कुछ नाअहल हुए, और आज मियाँ साहब एक बार फिर बयानियाँ बदल रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब आज भी खुद को किसी सल्तनत का बादशाह समझते हैं। बुलाया और कह दिया कि बस यही पॉलिसी है, यही होना है और यही होगा। जो शख्स अपनी जमात में फैसला ऐसे मुसल्लत करता हो, उस मीटिंग में कसरत राय से नून लीग अरकान ने नवाज शरीफ के फैसले की मुखालफत की थी, लेकिन फैसला क्योंकि नवाज शरीफ कर चुके थे इसलिए होना तो वही था। अब वो नून लीगी कैसे अपने वोटर से नजरें मिला सकेगा जो दिन रात उसको इदारों के खिलाफ करता था, उसके दिल में नफरत भरता था, उसको बताता रहा कि वोट की इज्जत बढ़ानी है तो अदालत पर तनकीद करो, फौज पर इल्ज़ामात लगाओ। इसे कहते हैं नजरिया ज़रूरत, जिसका इस्तेमाल एक बार फिर नवाज शरीफ ने बहुत आसानी से किया। अच्छा चले कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम इतनी अब इखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए थी कि ये मानते कि जो बयानिया आपने तश्कील दिया था आप उस पर आज माजरत खां हैं, क्योंकि उस बयानिए को पूरे पाकिस्तान ने मुस्तरद किया, उस बयानिए को अवाम ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया। इसकी जगह अगर नवाज शरीफ इन 5 सालों में मुल्क और अवाम के लिए कुछ करते, जब मौका था, तो ख्वाजा आसिफ के कहने की ज़रूरत भी ना पड़ती, अवाम खुद बाहर निकल चुकी होती। आप लोगों ने अवाम को तरबियत ही ऐसी दी है, वोट दो और घर जाओ,
महंगाई होगी क्योंकि जमहूरियत है, ना होगी क्योंकि जमहूरियत है। कानून अमीर का मुहाफिज और गरीब का कफन तैयार करेगा क्योंकि जमहूरियत है। भूख से मरोगे क्योंकि जमहूरियत है। तालीम भूल जाओ क्योंकि जमहूरियत है। पैसा आवाम पर खर्च नहीं होगा बल्कि मंसूबों की नज़र होगा क्योंकि जमहूरियत है। नैब विफात पा जाएगा क्योंकि जमहूरियत है। सरकारी खर्च पर अमीर का इलाज होगा क्योंकि जमहूरियत है। अवामी पैसों से करोड़ों की टिप्स दी जाएंगी क्योंकि जमहूरियत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट गरीब के लिए नहीं, सरकारी मुलाजिमीन के लिए होगा क्योंकि जमहूरियत है। सिंध में 12 साल एक जमात, लेकिन अवाम के पास सिवाय भुट्टो के कुछ नहीं क्योंकि जमहूरियत है। अमीर के ज़बानी हुक्म पर IG तब्दील होगा और गरीब को मौत के बाद जेल से बरी कर दिया जाएगा क्योंकि जमहूरियत है। साफ पीने के पानी को तरस जाओगे क्योंकि जमहूरियत है। एक मेट्रो बस और ट्रेन ही जमहूरियत का समर होगी क्योंकि जमहूरियत है। बारिश होगी, लोग करंट लगने से मरेंगे क्योंकि जमहूरियत है। सैलाब आएगा, गांव डूब जाएंगे क्योंकि जमहूरियत है। एक गली का गटर साफ करवाने के लिए एक आम आदमी 10 बार UC चेयरमैन की मिन्नतें करेगा क्योंकि जमहूरियत है। अमीर का बेटा गरीब के बेटे को मार भी देगा तो उसकी सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी क्योंकि जमहूरियत है। शराब की बोतलों में से जैतून और तेल निकलेगा क्योंकि, मेरे साथ मिलके बोलें देखने वाले, क्योंकि जमहूरियत है। मरने वाले के नाम पर अकाउंट खुलेगा और फालूदे वाला अरबपति बन जाएगा क्योंकि जमहूरियत है। अयान अली को पकड़ने वाले अहलकार को नामालूम अफराद मारेंगे क्योंकि जमहूरियत है। सिंध में एड्स फैल जाएगा क्योंकि जमहूरियत है। बच्चे का मुंह कुत्ते काट खाएंगे क्योंकि जमहूरियत है। माँ चंदा इकट्ठा करके अस्पताल वालों को देगी, तब उसकी बच्चे की लाश को ले जाने का बंदोबस्त होगा क्योंकि जमहूरियत है। MA पास अफराद खाकरोब की सरकारी नौकरी के लिए भी धक्के खाएंगे क्योंकि जमहूरियत है। बारिश आएगी तो पानी आएगा, ज्यादा बारिश आएगी तो ज्यादा पानी आएगा क्योंकि जमहूरियत है। सखर में पीपल्स पार्टी सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ देगी क्योंकि जमहूरियत है। बसों में जानलेवा गैस सिलेंडर नस्ब होंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि जमहूरियत है। उजैर बलोच जैसे अफराद जरदारी और फरियाल तारपुर के खास होंगे क्योंकि जमहूरियत है। खालें ना देने वालों पर लोगों की खालें उतार दी जाएंगी, जो खालें नहीं देंगे उन लोगों की खालें उतार दी जाएंगी क्योंकि जमहूरियत है। भत्ते को प्रोटेक्शन मनी का नाम दिया जाएगा क्योंकि जमहूरियत है। और अगर इस जमहूरियत को कभी खतरा हुआ तो फिर उस बदनसीब वोटर का फर्ज है कि इस जमहूरियत की हिफाजत के लिए बाहर निकले। बकौल ख्वाजा आसिफ साहब, मार खाएं, डंडा खाएं, मर जाएं, लेकिन इस जमहूरियत को डीरेल ना होने दें क्योंकि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। माफ़ कीजिए ख्वाजा साहब और आप जैसे जितने ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, बोल न्यूज़ देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, अब बस यही कहूँगी, अब माफ़ कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले बात हो रही थी वोटर की और ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं जी कि उनके कायद ने जितनी मार खानी थी खा ली। उनके कायद ने अपने नज़रिए के हक़ में 30 साल जंग लड़ी है। अब वोटर की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सड़कों पर आए और मज़ीद मार खाए। अब दूसरी जानी पीपल्स पार्टी भी ये तकाजा करती हुई दिखाई दे रही है, वो भी अपनी तहरीक को अवामी तहरीक का नाम देती है और एक आम आदमी से ये एक्सपेक्ट करती है, तवक्को रखती है कि वो दोबारा बाहर निकले। अब खित्ते की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो अनसर्टनिटी की सूरत हाल है। अमेरिका ईरान का जो मामला है उस पर तमाम लोगों को तशवीश है कि आखिर होगा क्या, मामलात किस जानिब बढ़ेंगे। तमाम मामलात पर नज़र डालेंगे और इनके सवालात के जवाब तलाश करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं ईरान और अमेरिका के हवाले से बात करना चाहूँगी, उसके बाद हम आते हैं ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है मज़ीद इस अवाम से। अच्छा, कैसे देखते हैं ब्रिगेडियर साहब ईरान और अमेरिका की सिचुएशन को, और हमारा जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, बड़ी अच्छा स्टैंड के जी हम अपनी सरजमीन इसी की जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बल्कि हम एक अच्छा किरदार अदा करेंगे। आज मैं वज़ीर आज़म साहब को सुन रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम सऊदीया और ईरान की सुलह करवाने की कोशिश करेंगे, बल्कि अमेरिका को भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे क्या सुपर पावर को हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं, या ट्रंप जिस तरह की शख्सियत का नाम है, क्या वो अपने लोगों को भी सुनता होगा, किसी और की सुनेगा, को उसको समझा सकता है? पहली बात तो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है और जिस तरह कासिम सुलेमानी को टारगेट किया गया, वो इराक़ में थे, अपने मुल्क में भी नहीं थे, और इराक़ के अंदर वो रेगुलरली जाते भी रहते थे। उसके ऊपर जिस तरह ड्रोन अटैक किया गया, तो ये जी, तो सरकारी दौरे पर थे, वहाँ उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात भी थी। जी सर,
जी, तो ये तो एक स्टेट टेररिज्म, रियासती दहशतगर्दी है, और उस दहशतगर्दी का मौजूद, उस दहशतगर्दी को अलाउ करने वाला ट्रंप है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये एक्सेप्ट करना कि वो दहशतगर्दी की मदद करेगा और ख़ुद दहशतगर्द प्रूव होने की कोशिश करेगा कि जो दहशतगर्दी को असिस्ट करता है, चाहे वो स्टेट टेररिज्म हो, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर टेररिज्म हो, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर टेररिज्म हो, जो भी उसको फंड करता है, जो उसको ऑथराइज करता है, जो इसमें करता है, वो बजाते खुद भी दहशतगर्द होता है। और दुनिया में अगर आप एक मिसाल उठा के देखें तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया के हर खित्ते में, चाहे वो ईरान हो, इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, सूडान हो, वियतनाम हो, नॉर्थ वियतनाम हो, जहाँ भी कहीं आप देखेंगे वहाँ जितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, जिन दहशतगर्दी तंजीमों ने जन्म लिया है, जिन दहशतगर्द तंजीमों का नाम आपकी ज़बान पे आता है, उनको फाइनेंस करने वाला, उनको इक्विप करने वाला, उनको ट्रेन करने वाला, वो उनकी एक ही, वो उनके अंदर अमेरिकन इंटेलिजेंस, CIA और FBI का हाथ है। वो ही दुनिया में इस दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं। और उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट जो था वो था दाइश, जो उन्होंने 10,000 लोग कुछ जॉर्डन में ट्रेन करवाया, कुछ इजराइल में ट्रेन किए। और अमेरिका की इस दहशतगर्दी के साथ शामिल है ज़ियोनिस्ट नेक्सस, जो इजराइल का हिस्सा है, और इन अमेरिका के अंदर जो हार्डकोर क्रिश्चियन न्योकॉन्स हैं वो, और दुनिया की तंजीमें, ये जो फ्री मैसन टाइप तंजीमें हैं जो अपने अपने लोगों को प्लांट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में और फिर उनको ओहदों पे लेके आते हैं, उनसे ये काम लेते हैं, जहाँ पे इन सब के अंदर एक बड़ी क्लियर कट एंटी मुस्लिम एनिमोसिटी का एलिमेंट जो है वो मौजूद है। और आप देख लीजिए जो भी मुल्क टारगेट हो रहा है वो मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक़ हो, लिबिया हो, सीरिया, खैर जो भी हो, हम वो एक डिफरेंट, मुसलमानों के अंदर भी वो डिफरेंट फेथ और डिफरेंट उस पर चलते हैं, लेकिन बाहर रिकग्नाइज एज ए मुस्लिम कंट्री, उनके अंदर तबाही और बर्बादी हो रही है। और उस सब का ज़िम्मेदार अमेरिका है। इराक़ में तबाही का ज़िम्मेदार अमेरिका, लिबिया में तबाही का ज़िम्मेदार अमेरिका, सीरिया में तबाही का ज़िम्मेदार अमेरिका, और इराक़ में तबाही का ज़िम्मेदार अमेरिका। अमेरिका की CIA और FBI और मोसाद जो इसराइल की है, उसने मिल के दाइश को रेस किया और तबाही फैलाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, औरतों की असमत दरी करने के लिए, मास मर्डर करने के लिए, किलिंग करने के लिए, वो एक अबू बकर अख्तारी को काले रंग का झंडा दे के भेज दिया इराक़ में, और फिर वो चले गए सीरिया में। तो उसका अगर कोई सफाया कर रहा था और कोई अमेरिकन और इजराइल डिज़ाइन के दरमियान कोई शख्स खड़ा हुआ था जिसने अल-कुद्स फोर्स को रेस किया, हिजबुल्लाह को, दो वो प्रॉक्सीज़ हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो स्टेट फोर्सेज है वो, लेकिन जब अमेरिका स्टेट टेररिज्म करेगा तो दुनिया के किसी भी मुल्क को इख्तियार पहुंचेगा कि वो अपनी चाहे खुद इस्तेमाल करे या प्रॉक्सी को इस्तेमाल करे। और अमेरिका और इजराइल का जो कंबाइंड नैरेटिव है, जो दहशतगर्दी का उसके खिलाफ खड़ा हो, हर मुल्क को ये इख्तियार हासिल है। कोई ये नहीं कह सकता कि कासिम सुलेमानी जो प्रॉक्सीज में इन्वॉल्व था, क्योंकि अमेरिका दहशतगर्दी फैला रहा था, वो उस दहशतगर्दी को अमेरिका दाइश को ईरान में नहीं आने देना चाहता था, दाइश को उसने इराक़ से ख़त्म किया, दाइश को उसने सीरिया से ख़त्म किया। दो मेरा भी उससे मुख्तलाफ है कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बयान दिए थे उससे मैं आई डोंट अप्रीशिएट हिज फीलिंग्स, लेकिन ये है कि जब अमेरिका दहशतगर्दी करेगा, जब अमेरिका दहशतगर्दी को फ़रोग़ देगा, जब अमेरिका दहशतगर्दों को इक्विप करेगा, जब अमेरिका पाकिस्तान में तहरीक तालिबान जैसी तहरीकें खड़ा करेगा, जब दाइश जैसी तहरीकें खड़ा करेगा, जब दुनिया में वो मुख्तलिफ ममालिक में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करेगा, जब जनरल मैक्रिस्टल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अफगानिस्तान में JSOC जो है वो अफगानिस्तान में लोगों को मारेगी, अगवा करेगी, टॉर्चर करेगी, जब इराक़ के अंदर अमरीकी फ़ौजी अबू गरीब जेल में लोगों के ऊपर तबाही और बर्बादी करेंगे, तो इन तमाम ममालिक को ये हक़ हासिल है कि वो अमेरिकन दहशतगर्दी विच इज़ बीइंग स्प्रेड बाय CIA, FBI, मोसाद और अदर इंटेलिजेंस, उनके खिलाफ सीना बसफर हो और खड़े हों। ठीक, अब इसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं उसमें, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? ठीक है, आपने कितना वाज़े बताया, कितना क्लियर करके बताया, दहशतगर्दी ये खुद कर रहे हैं। और कल आपने ट्रंप की जब गुफ्तगू सुनी होगी तो उसका क्या कहना था कि जी जनरल सुलेमानी के बारे में कि वो दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहे थे, यानी एक शहीद को आराम से दहशतगर्द और दहशतगर्दों का ट्रेनर कह दिया।
तो CIA जिनको ट्रेनिंग दे रही थी वो किसके, तो वो भी तो दहशतगर्द हुआ ना। अगर कासिम सुलेमानी दहशतगर्द था तो अमेरिकन जितने प्रेसिडेंट गुजरे हैं, बाराक ओबामा गुजर गया, बुश गुजर गया, बुश ने क्या किया, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ 9/11 अपना इंडिया के अपना अमेरिका के अंदर, पेंटागन को नहीं पता चला, CIA को नहीं पता चला, FBI को नहीं पता चला कि 18 लोग जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं, पेंटागन में जाके जहाज़ गिर गया। यार किसको बेवकूफ़ बनाते हो, इतना भी तो बेवकूफ़ ना बनाओ कि समझो कि हमारी आंखें भी बंद है। कान अमेरिका के अंदर कोई 400 थिंक टैंक बन गए हैं जिनका ये कंसेंसस है कि जो 9/11 था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो जो लोग इराक़ में मरे हैं वो सर चिलकोट इंक्वायरी बरतानिया के उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि इराक़ के पास तो WMDs नहीं थे, तो जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे तो हमला क्यों किया। तो अब वॉर क्राइम हो गया ना। टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला बरतानिया के लोगों से, बुश ने झूठ बोला पूरी दुनिया से और अमेरिका के लोगों से। तो दे शुड बी ट्राइड अंडर द जेनेवा कन्वेंशन अंडर द वॉर क्राइम कि यू किल्ड सो मैनी पीपल ऑन व्हाट प्रेटेक्स्ट। जब सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे तो आपने वहाँ हमला क्यों किया था। तो ये जो लोग ये कर रहे हैं, जो इनकी सपोर्ट करें, वो दहशतगर्द नहीं है। फिर वो क्या है, वो जमहूरी लीडर है, वो तो जमहूरियत के नज़दीक से। तो अब ये कहना तो किसी पे बड़ा आसान है अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपना भी गिरेबान तो झाँक के देखना चाहिए, जो हम तो नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल हकीकत यही है जो आज आपको नजर आ रही है। अच्छा, दूसरा आपने देखा किस तरह कल जिसने को डिक्टेट कर रहा होता है कि जी ईरान के खिलाफ तमाम ममालिक को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। मतलब मुझे तो नहीं लगा कि वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं या फिर एक मुल्क के सदर होने के बतौर वो किसी से कह रहा है या कोई आपको रिक्वेस्ट के फॉर्म में कह लें। लग रहा था कि जो वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो हुक्म दे रहे हैं कि चूंकि मैं सुपर पावर अमेरिका का सदर हूँ, ट्रंप हूँ, तो तमाम ममालिक को ये करना चाहिए कि ईरान के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। भाई क्यों? हर मुल्क की अपनी स्ट्रैटेजी है। क्यों चाइना जो है वो ट्रंप के बाप की पैदा की हुई दौलत है, वो अपना रिस्क खाता है। प्यूटन जो है वो अपने मुल्क में स्ट्रांग और दुनिया में प्यूटन जो थे वो रशियन प्रेसिडेंट, वो कल बगदाद में मौजूद नहीं थे। क्या ये सारे ममालिक अमेरिका का पैदा किया हुआ अनाज खाते हैं? सोचना चाहिए ना। अमेरिका के अंदर अमेरिका ने जो कर्जे देने हैं चाइना को, चाइना ने जो कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो चीज़ें की है, क्या जापान जो है वो अमेरिका का अपना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बम गिरा दिया था, क्योंकि जापान उस वक्त जो है बिल्कुल तबाह हो गया था। तो ममालिक को भी तो सोचना चाहिए। हाँ, हमारे कोई दोस्त ममालिक हैं जो मुसलमान हैं, जो शायद अमेरिका के अपने पेट्रोल के बगैर, अमेरिका की थपकी के बगैर चल नहीं सकते, जिन्होंने अपना सब कुछ जो है अपनी सिक्योरिटी से लेके हर चीज़ अमेरिका के ज़िम्मे थोपी, उनको तो अमेरिका डिक्टेट कर सकता है। लेकिन अब ये बात है कि टर्की क्या अमेरिका पे डिपेंडेंट है, मलेशिया के अमेरिका पे डिपेंडेंट है, उनकी इकोनॉमी खुद इतनी चले मुस्लिम ममालिक में तो जो जुल्म हो रहा है ये इन लोगों की सोची समझी साजिश के तहत हम कह सकते हैं। लेकिन एक मुल्क की दूसरे मुसलमान मुल्क के साथ जो लड़ाई होती है उसको देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। हमारे साथ मेहमान मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ दोबारा आना चाहूँगी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जी कि चले मुस्लिम ममालिक में जो जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ है वो सोची समझी साजिश के तहत शुरू हुआ है। अब जो मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ाई करते हैं उसके पीछे क्या साजिश आपको समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल सऊदी ईरान की बात अगर हम कर लें, अपने बहुत हम हैं तो मुसलमान ना, मुसलमान तो हम हैं, लेकिन जो खुलफाए राशिदीन के विसाल के बाद अगर आप देखिए तो उसके बाद हम किन किन चीज़ों पे लड़े हैं, बनु उमैया, बनु अब्बास, उसके बाद से जितनी आप अपना सीक्वेंस देख लें उसमें किस चीज़ पे लड़ाती हो रही है हमारे दरमियान। वहीं से क्लैश शुरू हो गया, फ़िक़ा का क्लैश शुरू हो गया, बिलीफ का क्लैश हो गया, सुन्नी और शिया का क्लैश शुरू हो गया। और वो जो है उसने जो कुछ किया, फिर सुन्नियों के अंदर जो मुख्तलिफ फ़िक़ा बन गया, कोई बरेलवी हो गया, कोई देवबंदी हो गया, कोई कुछ हो गया। तो ये तो इससे आंखें तो नहीं चुरा सकते आपकी। ये चीज़ ने हमें मुसलमान होते हुए ही तकसीम करके रख दिया। और आज जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो बुनियादी वजह है वो यही वजह है कि वो कहते हैं कि जिनका जो बिलीफ है हमारे मुल्क में एक्सपैंड ना करे, वो कहते हैं इनका बिलीफ हमारे मुल्क में एक्सपैंड ना करे। अदरवाइज तो दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग। अच्छा, आज मेरे वज़ीर आज़म की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मैं हम सुलह करवाने की कोशिश करेंगे ईरान और सऊदी अरब में। ये एक अच्छा पैगाम गया
पाकिस्तान की जानिब से। इस पर आपका कमेंट चाहूँगी, फिर आगे चलते हैं। पैगाम की हद तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब एक लड़ाई यमन में भी लड़ रहे हैं। पहले तो यमन की लड़ाई बंद हो ना, क्योंकि ईरान कहते हैं वहाँ पे हूतीस को जो है वो इक्विप करता है, और वो सऊदी अरब जो है वो अपना एक ट्राइब के साथ खड़ा है। तो वो पहले तो वो लड़ाई बंद हो तो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर शुरू है। उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों ममालिक एक दूसरे से बातचीत, लेकिन मेरा ख्याल जोग्राफिकल इंटाइटी के तौर पे अगर दोनों ममालिक ये रियलाइज़ कर लें और सऊदी अरब भी ये रियलाइज़ अगर कर ले कि बुनियादी दोनों का दुश्मन जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका है जो इस खित्ते में तबाही फैला के मुल्कों को लड़ाना चाहता है, अगर ये पॉइंट असल बात है कि अमेरिका लड़ाई ईरान तो रियलाइज़ करता है, अगर सऊदी अरब ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून ये बात रियलाइज़ कब करेगी कि नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम वोटर के वोट की वजह से बने थे? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ ने जितनी मार खानी थी खा ली और जितनी कुर्बानियाँ देनी थी दे दी। अब वोटर का काम है कि वो बाहर निकले, उनके लिए मार खाए, कुर्बानियाँ दे, सड़कों पर आए। इनको किसी किस्म का शक है कि आज तक ये जो वजीर आजम बने 3 बार वोटर के वोट की वजह से बने थे? शक है इनको इस बात पर, या वोटर ने मार नहीं खाई इनके लिए आज तक? ख्वाजा आसिफ एक पॉलिटिकल लीडर हैं, PMLN के लीडर हैं, और उनको एक राइट है कि वो अपनी पार्टी के लिए जिस तरह कहें, लेकिन एक लीडर एक आम आदमी के तौर पे अगर मैं देखूं तो नवाज शरीफ जब ये कह के निकले थे इस्लामाबाद से कि मुझे क्यों निकाला, तो रास्ते में उनकी पराडो ने एक बच्चे को कुचला था, उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी, तो उसने तो वोटर ने तो कुर्बानी दे दी, जिसको शहीद जमहूरियत कह दिया गया। मुड़ के कोई जी हाँ PMLN का कोई शख्स उसकी इयादत के लिए, कोई उसके बाप से मिलने के लिए नहीं गया। तो वोटर तो कुर्बानी देता है, लेकिन मुसीबत ये है, दुख ये है कि दोनों एंगल को देखना पड़ा। नवाज शरीफ इज़ ए कंपल्सिव लायर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो शख्स असम्बली में झूठ बोल सकता हो, उससे बड़ा झूठा फिर दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और फिर झूठ को जो उसने करप्शन की है, जो माल बनाया है, जो पेंट हाउस बनाए हैं, वो आम आदमी आपकी आम इनकम से नहीं बन सकते। क्या जिस ज़माने में उन्होंने वो फ्लैट ख़रीदे थे, उस ज़माने में पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी कैपेसिटी थी कि वो इतने पैसे पैदा कर सकती, वो सारा किक बैक से मोटरवे, यानी यहाँ पे अगर याद होगा एक कर्ज उतारो मुल्क सवारों मुल्क चली थी, जहाँ पे हमारी माँ बहनों ने अपने हाथ से जेवर उठा के दे दिए थे, उसका अकाउंट आज तक आपको नहीं पता चल सका। वो सारा पैसा जो लीडर ज़कात का पैसा खा जाए, और जो लीडर मतलब है लोगों का पैसा, उससे आप क्या तो वो लेकिन इसमें बहुत सारा कसूर जो है ना, वो लीडर पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो तो अपनी कैंपेन को चलाने का राइट रखते हैं, और लेकिन ये है कि हमारे यहाँ भी देखिए ना, हमारे आम वोटर भी जो है वो उसके अंदर की भी तो चीज़ें तलाश करने की कोशिश करें, सोसाइटी की भी। वो कोई जो है बिरयानी पे बिका हुआ है, कोई ID कार्ड 500 रुपये में बेच सकता है, कोई अपनी ज़ाती गर्ज का ग़ुलाम है, कोई बरादरी की गर्ज का ग़ुलाम है, और कोई जो है वो अपना ख़ानदान का फ़ायदा चाहता है। तो एक जब तक वो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन या करप्शन एक आपके अंदर इतना माशरे के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर के आप रेडी वाले से कभी कोई चीज़ ख़रीद के देख लें, तो वो अगर आप कोई उससे बगैर देखे कोई फ्रूट लें और उसमें वो कोई गंदा फ्रूट ना डाले, तो वो उसकी करैक्टर से मुमासलत नहीं रखता। जो चीज़ लोग खरीद के लेके आते हैं 4 रुपए की, वो बेचते हैं 10 रुपए। तो ये तो हर टीयर पे एक, यानी आपका कहना है कि वोटर पे भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वोटर भी अपने दिमाग को इस्तेमाल करे। ठीक है, बहुत जिम्मेदारी उसकी सोचे कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूं, किस चीज पर वोट देने जा रहा हूं। करप्ट लोगों के पीछे चल, उसको ये नहीं कि वो करप्ट लोगों के पीछे चल, ये जानते हुए कि ये करप्ट है, जानते हुए कि सरकारी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। प्रोग्राम खत्म हो रहा है। ठीक है जी नाजरीन, इसके साथ ही डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल का। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।